पवन जी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की आपने बात की, जो वंशवाद है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, देखो, बात यह है कि वंशवाद राजा महाराजाओं के ज़माने में या हमारे और उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। और या हमारी पारंपरिक पंचायतें जब तक रही तब तक ये चीज़ जो वंशवाद था उसका चरित्र दूसरी तरह का था। उसका आ, उसका प्रभाव भी दूसरी तरह का था। अब ये थोड़ी टेढ़ी सी बात लग सकती है, लेकिन इसको थोड़ा समझना मैं प्रयास करता हूँ। प्रेमचंद जी की एक कहानी है पंच परमेश्वर। अगर आप उसमें पढ़ें तो उसमें ये बात आती है कि जब कोई भी आदमी, अगर लोग उसको अपना पंच बनाते हैं, नामित करते हैं, इलेक्शन से नहीं कि दो दो लोग पंच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से एक आदमी जीत गया, वैसे नहीं। पूरी की पूरी जमात अपनी सहमति से एक आदमी को जब पंच बनाती है या राजा स्वीकार करती है, तो कुछ और तरह की बात होती है। इस कहानी में पंच परमेश्वर में इस तरह की इस ये कहानी में यही है कि लोगों ने किसी को पंच बनाया और उसकी किसी से दुश्मनी थी। लेकिन पंच बनने के बाद, क्योंकि लोगों की इतनी गहरी आस्था पंच के उस गद्दी पे है, उस व्यक्ति में नहीं, उस गद्दी पे है, कि जब कोई गलत आदमी भी उस पे आ गया तो उसको अब डर लगता है गलत काम करने से। वो जो लोगों की आस्था है, सामूहिक आस्था उसमें, उस गद्दी पे, कि जो यहाँ बैठेगा वो तो न्याय ही करेगा, ये भाव से उसको लड़ना मुश्किल हो जाता है और वो अंततः न चाहते हुए भी न्याय ही करता है वहां बैठ के। ये उस कहानी में है। ये कहानी सिर्फ नहीं है, ऐसा होता है। जब लोग आपसे एक प्रकार की आस्था रखते हैं तो फिर वैसा आप करने को, आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर, दबाव हो जाता है और आप वैसा कर जाते हैं। परंतु लोकतंत्र में आप चुनाव करते हैं, एक किसी आदमी को आप सिलेक्ट तो नहीं करते ना, चुनाव होता है। तो इसमें क्या होता है, जिम्मे वो जो पुरानी पहले जो मैं बात कर रहा था उसमें वो व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है। वो पंच, वो राजा अपने को जिम्मेदार मानता है। किस बात का? क्योंकि उसमें लोगों ने आस्था बिस्टो की है, उसमें ट्रस्ट बिस्टो किया है। उस बिस्टो जो बिस्टो किया है, उसको दिया है एक तरह से कि भाई हम आप में विश्वास करते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो अपने को जिम्मेदारी से अपना कार्य व्यवहार करेगा, ये उस पर ऊपर एक दबाव पड़ता है। आज जो हम जो ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाती है बात। वो जो जीत के आता है, क्योंकि वो दो दो लोगों से, 10 लोगों से जीत के वो चुनाव लड़ता है, तो वो उसने दूसरों को पछाड़ के वो जगह हासिल की है, तो वो इसको अपना अधिकार समझता है। तो एक आदमी अधिकार से शासन कर रहा है, दूसरा आदमी जिम्मेदारी से शासन कर रहा है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप जिम्मेदारी समझ करके शासन करेंगे या आप अपना अधिकार समझ के शासन करेंगे, इसमें फर्क हो जाता है। आज का जो वंशवाद है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये वंशवाद पैदा हुआ है, ये राजाओं का जमाना नहीं है। तो ये जो वंशवाद हुआ है, इसमें फिर वो वो तो अपना अधिकार समझ के करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक वीडियो आया था राहुल गांधी का, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो सत्ता के मत बीच में पैदा हुआ। और आप उसको वीडियो को सुने तो वो एक ऐसा लगता है कि उनमें एक ये भाव है कि मैं तो शासन के लिए पैदा हुआ हूं। ये उनको, क्योंकि उसमें पैदा हुए, उनके नाना भी थे, उनकी दादी भी थी, उनके पिताजी भी थे, तो उनमें एक भाव आ गया कि ये तो मेरा अधिकार सा है। ऐसा मुझे लगता है, मैंने उनसे बात तो नहीं की है।
मैं तो अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ उन्होंने जिस तरह से वो बात रखी थी, और जिस तरह से उनका, कई बार मैं उनका भाषण सुनता हूँ या उनकी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि उनमें कोई विनम्रता नहीं है। वो अपने अधिकार समझते हैं। आपको याद होगा जैसे कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक कोई अध्यादेश आया था, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और राहुल गांधी शायद उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी नहीं थे, पर वो कहीं प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आते हैं बीच में और वो अध्यादेश को फाड़ के फेंक देते हैं कि मैं तो इसको रद्दी की टोकरी में डालूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। ये किस अधिकार से वो कर रहे हैं? वो न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न वो प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार द्वारा पारित अध्यादेश है, भले ही सरकार कांग्रेस की हो, और कांग्रेस की भी नहीं हो, यूपीए की सरकार है, उसमें और पार्टियां भी शामिल हैं, लेकिन वो उनको उनको कभी ये हिचक नहीं होती है। वो समझते मैं, मेरा मतलब सरकार तो मेरी है। ये जो अहंकार आता है वंशवाद से, वो हानिकारक है लोकतंत्र के लिए। पवन जी, इसमें मेरा एक सवाल और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि भारत देश बहुत बड़ा देश है। जैसे प्रेमचंद जी की आपने कहानी सुनाई, वो पंच परमेश्वर शायद उसका नाम है, हाँ, तो पंच परमेश्वर सिर्फ ये जिज्ञासा है जानने को कि वो तो एक छोटे से क्षेत्र में होगा, एक गांव में होगा, 10 गांव या 20 गांव या 30 गांव में, पर इस देश में तो लाखों गांव हैं। इस बात को आप किस ढंग से देखते हैं? हाँ, मैं उस फिनोमिना की बात कर रहा हूँ। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते हैं राजा महाराजा थे, तो वो राजा महाराजा जब तक थे तो वो तो 20 गांव 30 गांव के नहीं होंगे, 500 गांव, 5000 गांव, 50,000 गांव के होंगे। बड़ा क्षेत्र होता होगा ना। तो वहां पे, और ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राजा अच्छे थे या बुरे थे, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूँ कि एक परंपरा ये है जिसमें कि लोग एक आदमी में अपना अधिकार उसको देते हैं, ये मानते हुए कि ये आदमी न्याय करेगा, और ये सामूहिक तौर पे ये दिया जाता है। और जो आदमी जिसको ये मिलता है, उसको ये एहसास है कि लोगों की ये मेरे से अपेक्षा है। आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। ये सिस्टम आपको अधिकार दे रहा है, इसमें लोग नहीं दे रहे हैं। जो सिस्टम आपने बनाया है उससे आपको वो अधिकार मिल रहा है। तो इसमें जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है पवन जी, क्या ऐसा हो गया है कि जो सत्ता है वो आम जनमानस से उसका फासला बहुत दूर बढ़ गया है, इसी वजह से क्या? बिल्कुल बढ़ गया है। तो और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हर एक सिस्टम, राजा महाराजाओं का या वो जो पंच परमेश्वर वाला जो सिस्टम, अगर उसको सिस्टम कहें तो, हालांकि वो सिस्टम बिल्कुल अलग तरह का है, लेकिन अगर हम उसको सिस्टम कहें तो उस सिस्टम में कि वो बैठ जाता है वंशवाद। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें वंशवाद नहीं बैठता है। हर सिस्टम की अपनी डिमांड्स हैं। इस सिस्टम की डिमांड है कि लोकतंत्र का जो रूह है, आत्मा है, वो ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो। ऐसे नहीं हो सकता कि एक जगह तो आप उसको लगाएं और दूसरी जगह आप उसको ना लगाएं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पूरा सिस्टम तो लोकतांत्रिक आप कहते हैं, लेकिन दलों में वंशवाद चल रहा है, और वो दल जो है उनकी अपनी, एक तरह से उनकी अपनी एग्जिस्टेंस ही लोकतंत्र पर डिपेंड कर रही है, पर अपने अंदर वो वंशवाद चला रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कांग्रेस या कोई भी पार्टी ये
इनकी हस्ती इस सिस्टम में लोकतंत्र की वजह से है ना। ये बात भी लोकतंत्र की करते हैं, परंतु अपने अंदर लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर। इसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, ये परिणाम जो होते हैं वो अंततः एक दोगले चरित्र को जन्म देता है, और दोगलापन और कुछ नहीं है, एक तरह का भ्रष्टाचार है। क्योंकि आप जब ये ऐसे करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, आपको बहुत कुछ ढकना पड़ता है, आपकी ओपननेस कम होती है। और ईमानदारी और ओपननेस का एक संबंध है, भ्रष्टाचार और दिखावे का, भ्रष्टाचार और छुपाने का एक संबंध है, और ईमानदारी और खुलेपन का। और ईमानदारी और जो है वैसा दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख रहा है, होना और दिखने में बहुत अंतर नहीं है, यही ईमानदारी है। तो आप हैं तो वंशवाद वाले, आप दिखा रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं। इसमें बहुत कुछ आपको फिर तिगड़म लगाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, और ये झूठ खाली एक आयाम में नहीं रहता, फिर वो व्याप्त होता है और भी आयामों में जाता है। ये ईमानदारी बहुत बहुत गहरी चीज है। ईमानदारी सिर्फ पैसे तक नहीं है सीमित, कि मैंने आपसे 5 रुपए लिए और 5 रुपए वापस कर दिए और मैं ईमानदार हो गया। विचारों के लेवल पे ईमानदारी, व्यवहार के लेवल पे ईमानदारी। तो वंशवाद की जो राजनीति है पवन जी, उसका प्रभाव आप इस देश पे, भारत देश पे किस प्रकार से देख पा रहे हैं? क्या ये? हाँ, वही मैं सोच रहा था। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो वंशवाद कांग्रेस ने शुरू किया, शुरू तो वहीं से हुआ। उस समय और भी पार्टियां थी, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ और हमारा पहला इलेक्शन हुआ तो सिर्फ कांग्रेस तो नहीं थी ना, और भी पार्टियां थी। सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, किसान मजदूर, बहुत सारी पार्टियां थी। पर वंशवाद कांग्रेस ने शुरू किया। फिर धीरे 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 70 के दशक के आखिर तक आते आते, जनता पार्टी के टाइम तक आते आते दूसरी पार्टियों में भी व्याप्त हो गया। मुझे लगता है कि 70 के दशक तक वंशवाद दूसरी पार्टियों में नहीं आया था उस तरह से, उसके बाद ये आने लगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार एक तरह का ह्रास हमको दिखाई देता है राजनीतिक दलों में, राजनीतिक क्षेत्र में, विचारों के लेवल पे ह्रास। क्योंकि पहले तो आप कोई ना कोई, आपके पास ऐसी चीज है तब आप लीडर बन रहे हैं, कोई ना कोई गुण आप में है तो आप लीडर बन रहे हैं। अब तो गुण की जरूरत नहीं है, आप किसी के बेटे हैं या बेटी हैं तो आप लीडर बन जाते हैं, पार्टी की कमान आपको मिल जाती है। तो लगातार ह्रास हुआ है हर क्षेत्र में। मतलब इसमें एक ये जरूरी चीज समझने की, जैसा सिस्टम होगा वैसे उसकी डिमांड होगी। मतलब डिमांड माने अगर वैसा आप करेंगे तो वो सिस्टम स्वस्थता की ओर बढ़ेगा, वो स्वस्थ रहेगा। अगर जैसा सिस्टम है उसके आपने कुछ ऐसा काम किया जो उसकी डिमांड नहीं है या उसके कोर के अगेंस्ट में जाता है, तो वो सिस्टम करप्ट हो जाता है। और वही हमारे साथ हुआ। डेमोक्रेटिक सिस्टम में वंशवाद नहीं चल सकता, चलेगा तो करप्ट होगा वो, जैसा आज हो रहा है, जैसा आज हो रहा है। और ये वहां तक सीमित नहीं रहता कि पार्टी तक सीमित है, क्योंकि हमेशा ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में दूसरे भी इकाइयाँ होती हैं, मीडिया होती है, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और लोग होते हैं। अब उसमें होगा ही कि किसी की किसी से बैठेगी, किसी के किसी से बैठेगी। अब इन लोगों को भी सिर्फ बेईमानी और दोगलापन सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं होता, जो उनके सिंपैथाइजर हैं वहां भी चला जाता है, क्योंकि उनको भी जस्टिफाई करना पड़ता है गलत को।
तो जब आपको गलत को जस्टिफाई करने की मजबूरी हो जाए तो आप में भी वो करप्शन घुस जाता है।